हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए आज इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का या ईएमटी का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। और आज के इस लेक्चर का जो टॉपिक है उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स, मतलब बहुध्रुवों की अवधारणा। लिखिए टॉपिक, कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स। एक्चुअली हम 12th क्लास तक केवल दो पोल्स पढ़ते हैं, एक तो मोनोपोल और एक डाइपोल, मतलब एकल ध्रुव और द्विध्रुव। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारी मुलाकात होती है डाइपोल से, और डाइपोल का छोटा सा डेफिनेशन होता है कि दो चार्ज हों, सेम मैग्नीट्यूड के हों, अपोजिट पोलैरिटी के हों, तो क्या मिलता है? डाइपोल मिलता है। लेकिन क्या मोनोपोल डाइपोल की तरह और भी कई सारे पोल होते हैं क्या? ये जानकारी आज इस लेक्चर में आपको मिलेगी। मतलब हम क्या पढ़ते हैं बचपन में, जैसे हमारे पास कोई प्लस चार्ज है, क्या है? प्लस चार्ज। 1 सेकेंड। यदि हमारे पास कोई प्लस चार्ज है तो इसके कारण r दूरी पर यदि हमको कोई पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल कितना आता है, मतलब विभव 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, यदि ये डिस्टेंस R है तो। एक और होता है, ये कहलाता है मोनोपोल। क्या कहलाता है? मोनोपोल, मतलब एकल ध्रुव। क्या कहलाता है? एकल ध्रुव। और ये कहलाता है एकल ध्रुव के कारण पोटेंशियल। यदि हम इसकी डिपेंडेंसी की बात करें तो B प्रोपोर्शनल टू R से देखी जाती है। क्या हम ये कह सकते हैं क्या, यदि आपको कभी ऑप्शन में पोटेंशियल को 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया जाए तो क्या आप ये कह दोगे कि ये पोटेंशियल किसके कारण है? मोनोपोल के कारण। और बात करें यदि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R²। और यदि इसकी प्रोपोर्शनलिटी देखें तो 1/r²। आपको बहुत ईजी लग रहा है क्योंकि ठीक भी है। लेकिन हम यदि जानकारी करें कि यदि हमारा डाइपोल के लिए हमसे कोई पूछा जाए कि सर हमारे पास एक डाइपोल है और डाइपोल की डेफिनेशन क्या है कि सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज हो, अपोजिट पोलैरिटी हो, और इनके बीच की डिस्टेंस जो भी कुछ है 2a मान रखे हैं, ये इसका सेंटर है। तो हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट P पे, जो कि एक्सिस से थीटा कोण पर है, पोटेंशियल का वैल्यू बताओ। तो यहाँ जो पोटेंशियल आएगा वो ड्यू टू आएगा डाइपोल, और उसका वैल्यू आता है, आपको यदि याद है तो, Kp cos थीटा अपॉन R²। हमारा केवल एक ही मतलब है, वो है कि डाइपोल जो है, डाइपोल के कारण पोटेंशियल जो है वो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कह सकते हैं कि हम मोनोपोल से कहाँ शिफ्ट हुए? डाइपोल पर। और जैसे ही हम मोनोपोल से द्विध्रुव पर, डाइपोल पर शिफ्ट हुए तो हमारी R की पावर इंक्रीज हो गई। जरा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बताएं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी यदि हम एक्सिस पे बात करें, एक्सियल पॉइंट पे बात करें, तो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये क्या है? डाइपोल मोमेंट, और अपॉन R3, या इसको 2Kp अपॉन R³ भी कहते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ से हमको क्या पता लग रहा है कि E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। यदि नॉन एक्सियल पॉइंट पे, निरक्षीय बिंदु पे निकालोगे तब भी E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो ये पता चल गया कि जब हम मोनोपोल से डाइपोल पे शिफ्ट हुए तो हमारी R की पावर में एक इंक्रीज हुआ, और यहाँ से R² की पावर में एक इंक्रीज हुआ। लेकिन क्या डाइपोल से आगे किसी और पोल पे शिफ्ट हुआ जा सकता है क्या? ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये हमको जानना है। तो इसके वैसे तो सीधा सीधा भी हम आपको समझा सकते हैं, लेकिन छोटा सा डेरिवेशन करवा देते हैं, जो आपका न्यूक्लियर में भी है, सेम डेरिवेशन क्वाड्रपोल मूवमेंट का। और आपको बता दें, डाइपोल के आगे जो है वो होता है क्वाड्रपोल मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट होता है? क्वाड्रपोल मूवमेंट। और ये जो चतुर्ध्रुव आघूर्ण है, क्या नाम है इसका? चतुर्ध्रुव आघूर्ण। इसका जो B क्वाड्रपोल के अकॉर्डिंग होगा वो आएगा 1/r³, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू क्वाड्रपोल वो आना चाहिए 1/r4। अब हम देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होता है, एक बार इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो आप ये लिखें, यदि आपने लिख लिया है
मतलब ये इंफॉर्मेशन दे दी। अब हम इसको प्रूफ करेंगे एक छोटे से डेरिवेशन से कि किस तरीके से हम मोनोपोल्स के, डाईपोल्स के और क्वार्टर पोल्स के कॉन्सेप्ट को या इससे भी आगे के कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। तो आप इसको लिख लें, यदि आपकी इच्छा हो तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, हाँ जी, अब हम देखते हैं। देखो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, मतलब यहाँ चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज फैला हुआ है। ठीक है, और हमको क्या करना है, इस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण किसी पॉइंट P पर क्या निकालना है, डाइपोल निकालना है, द्विध्रुव निकालना है। ठीक है, अब यहाँ चार्ज बिखरा हुआ है, तो एक साथ इस जो सिस्टमेटिक नहीं है सिस्टम, उसका किस तरीके से डाइपोल निकालें। तो हमने क्या किया, एक छोटा सा अल्पांश लिया, एलिमेंट ले लिया। अब जाहिर सी बात है, यदि ये पूरा जो सिस्टम बनाया है, यदि ये V वॉल्यूम रखता है तो इसका एलिमेंट कितना वॉल्यूम रखेगा, dV। ओके, हम यदि ओरिजिन बनाएं कि यदि ये ओरिजिन है, इधर एक एक्सिस है, इधर एक एक्सिस है, तो इस ओरिजिन पॉइंट से इस dV एलिमेंट की जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं स्मॉल r। यदि चाहें तो इसको वेक्टर्स भी लगा सकते हैं, स्मॉल r वेक्टर। और यहाँ से ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल R वेक्टर। ओके, जो आपने dV अल्पांश लिया है, इसका इससे जो दूरी है वो है a वेक्टर। तो हम क्या देखें, ओरिजिन की यहाँ से दूरी, इस वेक्टर को ध्यान रखना, ये काम आएगा। ये है पोजीशन वेक्टर इस एलिमेंट का, दैट इज R वेक्टर। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, कैपिटल R वेक्टर। कुल मिला के O से रेफरेंस पॉइंट जहाँ आप पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, और dV से इस पॉइंट की दूरी कितनी है, a वेक्टर। तो सीधा सीधा हम ये नहीं कह सकते क्या, जो dV आयतन है इसमें चार्ज की जो क्वांटिटी होगी वो dq होगी। मतलब ये कह सकते हैं कि रो जो होता है, रो का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट, टोटल चार्ज लिख लेते हैं एक बार, इसके पास टोटल चार्ज क्यू है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और यदि ही आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो क्या, छोटे से वॉल्यूम में छोटा सा चार्ज बराबर रो। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, dq बराबर रो dV। हाँ सर लिख सकते हैं। ये क्या है, ये है dV एलिमेंट में चार्ज की मात्रा। और समझदारी क्या होगी, यदि हम इंटीग्रेशन कर दें तो समाकलन से हम टोटल चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लो जी, कुल मिला के हमको चार्ज जो है वो रो में दे रखा है, मतलब चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग रो में दे रखा है। तो इस तरीके से आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। हम आपसे बस इतना सा पूछें कि इस छोटे से वॉल्यूम पर यदि dq चार्ज है, कितना चार्ज है छोटे से वॉल्यूम पर, dq चार्ज है, तो इस dq चार्ज के कारण p पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो जवाब होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r। लेकिन यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, a, तो आप कितना लिख दोगे, a, और छोटा सा चार्ज है तो छोटा सा पोटेंशियल, विभव। यदि हमसे b पूछा जाए तो इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन a, dq अपॉन a। अब हमको चाहिए a की वैल्यू। आप ऐसा करें, एक बार कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर निकाल दें। dq को क्या लिख सकते हैं, dq को लिख सकते हैं, कहाँ है भाई dq, dq है ये रहा से रो dv। 1 सेकेंड, इसको कैपिटल लिख देते हैं, हमने कैपिटल लिया हुआ है। हाँ जी, तो dq क्या है, ये है रो dv अपॉन a। जरा यहाँ से देखो, ट्राइंगल का वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, ये कहता है कि पहला वेक्टर r वेक्टर, दूसरा वेक्टर a वेक्टर, r वेक्टर प्लस a वेक्टर बराबर कौन सा, कैपिटल वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर। आपको किसका वैल्यू चाहिए, a का, और ये हमने आपको वेक्टर में डेरिवेशन करवा रखा है पीजीटी में, r वेक्टर माइनस
आर वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए क्योंकि आपको ए चाहिए। तो आपने क्या किया, मैग्नीट्यूड निकाला तो देखो आर स्क्वायर आर और आर के बीच में यदि एंगल थीटा है तो क्या लिखोगे, -2r r cos थीटा। ये कैसे आया, ये वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तब आता है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, और इसके बारे में हमारे डिटेल में न्यूमेरिकल भी हुए हैं और बात भी हुई है, ठीक है, वेक्टर पढ़ाया था तब। तो अब सीधा सीधा मतलब क्या निकल के आया, ए स्क्वायर की वैल्यू पता लग गई। यदि आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए। अब ए की वैल्यू को आप यहाँ लिखोगे, फिर क्या कैलकुलेट करोगे, v। तो v हम सीधा आपके लिए लिख रहे हैं इस वैल्यू को रखने के बाद, और v की वैल्यू आती है कितना, देखो 1/4πε0, हाँ जी, रो dv, यहाँ आ रहा है इंटीग्रेशन अपॉन r। थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाते हैं, आता है रो dv इंटीग्रेशन कैपिटल R प्लस एक आता है रो dv, और यहाँ आता है r cos थीटा अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, और एक आता है रो dv 3, हाँ जी, cos स्क्वायर थीटा -1 r स्क्वायर अपॉन r क्यूब। ये आता है आपका टोटल पोटेंशियल, ये वैल्यू यहाँ लिखने के बाद और सॉल्व करने के बाद। अब ये जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल है इस टोटल जो ये रैंडम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है या जो आर्बिट्ररी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, स्वेच्छ रूप से चार्ज का जो फैलाव है उसके कारण टोटल पोटेंशियल है। लेकिन क्या हम जानते हैं, क्या अभी बताया था कि B प्रोपोर्शनल यदि 1/r हो, B प्रोपोर्शनल यदि 1/r आपको दिखाई दे रहा है पहली टर्म में, तो क्या ये मोनोपोल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्या करेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे देखो P0 बराबर रो dV, और आपको पता है देखो क्या लिखा है आपका, रो dV बराबर चार्ज। इसका मतलब ये चार्ज किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोनोपोल मूवमेंट को या एकल ध्रुव आघूर्ण को। और B कितना आएगा इसके लिए, 1/4πε0, चाहे तो P0/r लिखो बात बराबर, चाहे तो रो dV/r लिखो तो भी बात बराबर, और चाहे तो KQ/r लिखो तो भी बात बराबर। तो कहने का मतलब पहली टर्म किसको बता रही है, पहली टर्म बता रही है मोनोपोल को। ऐसे ही ये वैसे जो लाइन है आगे चलती जाती है, लेकिन R की जब वैल्यूज बढ़ जाती हैं तो उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। दूसरा बताओ, B प्रोपोर्शनल टू किसके है, B प्रोपोर्शनल टू है 1/r स्क्वायर के, और यदि B प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के है तो हमारी सेकंड टर्म किसको रिप्रेजेंट करती है, डाइपोल मोमेंट को। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, यहाँ लिखना सेकंड, ठीक है, क्या लिखोगे सेकंड, और ये क्या है फर्स्ट। सेकंड में डाइपोल जो मूवमेंट है उसको कौन रिप्रेजेंट करता है, उसको करता है बराबर, इसको हम P1 नाम दे देते हैं, और P1 क्या है, डाइपोल मूवमेंट, और वैल्यू कितनी है, रो dV/r cos थीटा। आप कहेंगे सर डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू तो ये नहीं होती, डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू तो क्या होती है, 1 सेकंड, अरे रुको, इसका तो काम आएगा भाई। हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू तो सर हमने ये पढ़ी है कि यदि यहाँ माइनस चार्ज हो और सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट पोलरिटी का चार्ज यहाँ रखा हो r डिस्टेंस पे, या कोई और डिस्टेंस मान लो, माना l डिस्टेंस पे रखा है, तो क्या होता है डाइपोल मूवमेंट, P बराबर एक चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई इनके बीच का डिस्टेंस। हम भी सहमत हैं। तो बताइए R इधर है, यस सर, R और कैपिटल R के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो R का कंपोनेंट कितना आएगा, R cos थीटा। यदि ये एक्सिस Z है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को Z माना जा सकता है। तो जरा बताइए P1 को क्या लिख सकते हैं, हम P1 को लिख सकते हैं रो
dv और z, क्योंकि z बराबर क्या है आर कॉस थीटा। देखो ये तो चार्ज होता है और चार्ज इनटू डिस्टेंस तो क्या होती है डाइपोल मोमेंट। क्या है ये है डाइपोल मोमेंट और हिंदी में कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ओके, तो B प्रोपोर्शनल टू क्या होगा आर स्क्वायर। चाहो तो इसके नीचे लिख दो कि इसके लिए डाइपोल मोमेंट के लिए पोटेंशियल तो 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है। अब आती है दुनिया में नई चीज़। कौन सी चीज़ आती है दुनिया में नई? दुनिया में नई चीज़ आने का मतलब है अब तक जो हम नहीं पढ़ते हैं वो है चतुर्ध्रुव आघूर्ण, मतलब क्वाड्रपोल मोमेंट। हाँ जी, ये आती है नई चतुर्ध्रुव आघूर्ण क्वाड्रपोल मोमेंट। ये क्या है? ये है तीसरी टर्म। जब एक चार्ज था, जब दो चार्ज थे, अब जब चार चार्ज कुछ इस तरीके से एक स्पेशल अरेंजमेंट में अरेंज हो तो वहाँ आता है क्वाड्रपोल मोमेंट और यहाँ जो पोटेंशियल है वो आता है 1/r³। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा 1/r⁴। इसके अलावा इसका नाम हम कुछ और रख लेते हैं P2। कितनी वैल्यू आ गई P2 की? गलती कर दी है हम, हाँ गलती करती है। क्या करती है गलती? इसमें 2 और आता है, ठीक है, 1/2b। तो रो dv, देखो ऐसा करते हैं, हमको r² बाहर अच्छा नहीं लग रहा तो r² को अंदर ले आते हैं। तो 3r² cos स्क्वायर थीटा माइनस r²/2। ओके, तो ये जो है ये कहलाता है क्वाड्रपोल मोमेंट या चतुर्ध्रुव आघूर्ण। और चाहो तो उसको ऐसा लिख सकते हो, ये तो क्या है Q और ये देखो r² cos स्क्वायर थीटा z² बन जाएगा। तो आप चाहें तो इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। न्यूक्लियर की बुक में देखिएगा आपको इस तरीके के फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलता है। इसमें कई सारी कंडीशन बनती है कि z बराबर r हो, z बराबर r ना हो, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले यह बात आप लिख लें। ये क्या है? ये है क्वाड्रपोल मोमेंट। अब कुछ कंडीशन ले लेते हैं, आप कह रहे हैं इसलिए। देखो आपने पढ़ा होगा कि यदि स्फेरिकल शेप है, क्या है? स्फेरिकल शेप या स्फेरिकल सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कह देते हैं, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब गोलीय चार्ज वितरण है। देखो गोलीय चार्ज वितरण का क्या मतलब है? गोलीय चार्ज वितरण का मतलब है बिल्कुल इस तरीके से चार्ज फैला हुआ है। तो यहाँ यदि ये z एक्सिस है तो z के बराबर क्या मिलेगा? यहाँ पे z के बराबर मिलेगा r। सोचो, इस कैपिटल R लिख देते हैं। नहीं आया समझ में? यदि ये स्फेरिकल है, बिल्कुल स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, थोड़ा सा गोले में आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा पर ये माना कि गोल है, क्या करें z बराबर r है तो z बराबर r के केस में ये स्फेरिकल हुआ। स्फेरिकल के लिए z बराबर r होगा, त्रिज्या और z बराबर होंगे। तो यहाँ यदि आप इसका क्वाड्रपोल मोमेंट, इसको देखो P2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और क्वाड्रपोल मोमेंट Q से चालू होता है तो उसको कई बार Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्फेरिकल के लिए z बराबर किसके है? r के। r का मतलब क्या है? r का मतलब क्या है कि रेडियस है। अरे r का मतलब क्या है? रेडियस है। तो ऐसे केस में r² क्या होता है? x², y² और z²। क्या होता है? x², y² और z²। तो यहाँ जो x है, यहाँ जो y है, यहाँ जो z है, वो सब एक दूसरे के बराबर हैं। तो x सबको z लिख दें, z² और z²। कितने z² हो गए? 3z² बराबर r²। अब r² की वैल्यू यहाँ लिख दो, तो 3z² से 3z² कट गया तो क्वाड्रपोल मोमेंट कितना? 0। याद रखना, क्या याद रखोगे? क्वाड्रपोल मोमेंट 0। किसका 0 क्वाड्रपोल मोमेंट? स्फेरिकल शेप में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसका क्वाड्रपोल मोमेंट कितना आएगा? 0। आपको याद होगा 2 केस और हम पढ़ते थे। कौन से? पहला पढ़ते थे ऑबलेट स्ट्रक्चर, एक प्रोलेट भी पढ़ते थे, ऑबलेट भी पढ़ते थे। ये थी प्रोलेट स्ट्रक्चर, मतलब दीर्घाक्ष। यहाँ जो z है वहाँ दीर्घाक्ष होती है और ये है r। तो यहाँ जो z है
वो बड़ा होता है r से, तो ऐसे केस में जो हमारा क्वाड्रपल मूवमेंट है ये पॉजिटिव होता है और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं आई थिंक प्रोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोलेट स्ट्रक्चर या स्फेरॉइड कहते हैं। ठीक है, गोलाव, प्रोलेट, स्फेरॉइड या दीर्घाक्ष गोलाव ऐसे कुछ कहते हैं। और इसको इस तरीके से बनाया जाए तो मतलब ये वाली एक्सिस छोटी कर दें, यहाँ लघु अक्ष ले लें और ये r जो है यहाँ ले लें, तो ऐसे केस में r हमेशा छोटा बड़ा होगा z से, तो ऐसे केस में q कैसा होगा? नेगेटिव, मतलब क्वाड्रपल मूवमेंट कैसा आएगा? नेगेटिव। तो इसको कहते हैं ऑब्लेट, अरे आमलेट नहीं कहते, ऑब्लेट स्ट्रक्चर या स्फेरॉइड। ठीक है, तो ये है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स। वैसे तो इम्पॉर्टेंट तो इतना ही है, आप केवल इतना सब याद रख लेना कि यदि मोनोपोल मिले, लिख देते हैं, चलो समरी लिख लो लास्ट में, आपको ठीक रहेगा। फिर लेते हैं इसके बाद अगला टॉपिक, कौन सा? अरे कौन सा लेते हैं? हाँ, यदि किसी स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करें तो चार्ज करने में कितनी एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ये हम लेते हैं। तो केवल याद ये रखना कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल में, पहला, यदि स्ट्रक्चर मोनोपोल है, क्या है? मोनोपोल है, तो चार्ज का मतलब क्या है? Q है। और ये कह सकते हैं कि इसके लिए यहाँ मोनोपोल लिख देते हैं, प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यदि हम बात करें डाइपोल के लिए, तो डाइपोल के लिए आप क्या कर सकते हो? VD प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इतना ही पूछेगा, ज़्यादा वो जाएगा नहीं, जितना हमें लगता है। बाकी का तो पूरा फिजिक्स पढ़ सकते हैं आप। ये है क्वाड्रपोल, और यहाँ VQ प्रोपोर्शनल टू 1/r³ और E प्रोपोर्शनल टू 1/, सिंबल पे मत जाना, R कैपिटल है कि स्मॉल है वो कोई इशू नहीं है। आप चाहो तो ऑक्टापोल लिख लो। ठीक है, ऑक्टापोल में क्या होगा? ये R4 चला जाएगा और ये R5 चला जाएगा, इस तरीके से, ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन इतना ही आपके कोर्स में है तो ज़्यादा नहीं करना, फिर वो नेट जीआर वाला चला जाएगा मामला। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपोल्स, EMT का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। और अगला टॉपिक लेते हैं कि यदि किसी स्फीयर को, ध्यान रखना, यदि स्फीयर को यूनिफॉर्मली चार्ज करना चाहते हैं तो वो स्फीयर इंसुलेटर होगा, मतलब कुचालक होगा। आपको पता है कि यदि कंडक्टर स्फीयर को यूनिफॉर्म चार्ज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि कंडक्टर, यदि कोई चालक गोला है, चालक ठोस गोला है, तो सारा चार्ज सतह पर आ जाएगा। यूनिफॉर्मली चार्ज कहाँ से करोगे? यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब होता है एज तरबूज तैयार करना। तरबूज में क्या होता है? पूरे में जो रेड कलर वाला पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इक्वली डेंसिटी के साथ। वैसे ही हमको कुचालक गोला, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने आपको पढ़ा रखा है। हमने क्या पढ़ाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? और ये भी कहा था कि इंपॉर्टेंट होता है ये गोला। कौन सा स्फीयर? इंसुलेटर स्फीयर या यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ये केवल कुचालक गोले में ही यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। चालक गोले में कभी भी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। अरे बात आया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आता था ρr/3ε0, याद होगा आपको? अरे नहीं है तो फिर ये याद होगा KQR/r³। ये भी नहीं है तो फिर आप छोड़ो, अब कुछ नहीं कह सकते हम। ये आप दोनों चीज़ तो कम से कम याद रखो, कोई एक चीज़ तो सीधी याद होनी चाहिए। ये है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला गोला, और ये होता है इंसुलेटर के लिए या कुचालक के लिए। यदि चालक है तो सारा चार्ज कहाँ जाता है? सतह पर। यदि सर गोलीय कोश हो तो मतलब सर खोखला गोला हो तो, यदि खोखला चालक गोला है तो सारा चार्ज कहाँ जाएगा? सतह पर। इसलिए जो चार्ज शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन आता है, वही डेरिवेशन सॉलिड चार्ज स्फीयर के लिए भी आता है। मतलब गोलीय कोश के लिए विद्युत क्षेत्र का जो हम डेरिवेशन करते हैं, वही डेरिवेशन यदि ठोस चालक गोला है उसके लिए भी सेम आता है, क्योंकि सारा चार्ज सरफेस पे आ जाता है। तो ये जो ठोस चालक गोला है वो बिहेव करता है गोलीय कोश की तरह। अभी बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। इसकी एनर्जी कितनी आती है? 3/5, इसकी 1/2। चलो बात करेंगे, ठीक है। फटाफट नोट करो, इसको आगे बढ़ते हैं फिर।